हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पर्टिकुलर एक्स एनर्जी स्टेट में, और फिर रेडियस के बारे में बात की थी, और उससे पहले हमने वेलोसिटी के बारे में बात की थी, टोटल एनर्जी के बारे में बात की थी। और हमने बोला था कि फर्स्ट ऑर्बिट में फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितनी एनर्जी होती है, -13.6 होती है। उसके बाद एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर की डायरेक्टली होता है। तो ये सारी हमने बात की थी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी एनर्जी होती है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कितनी एनर्जी होती है। उसके आगे हम पढ़ते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ स्टेट। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट। पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट मतलब एन कितने, अगर वो ग्राउंड लेवल पे है तो एन की वैल्यू 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है या फिर उसको बोलते हैं सेकेंड एनर्जी लेवल, तो एन की वैल्यू 2। तो वहाँ से उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी होती है, मतलब इनफाइनाइट तक भेजने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो उस पर्टिकुलर स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो हमने कहा कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो कितनी होगी? वो होगी उसके पास जो टोटल एनर्जी है उसका, तो टोटल एनर्जी उतनी की उतनी एनर्जी अगर हम दे देंगे, जैसे उसने टोटल एनर्जी उसके पास जितनी है उतनी की उतनी अगर हम एनर्जी दे देंगे, हम बाहर से देंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर इन्फिनिटी तक चला जाएगा। उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जस्ट कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये भी ध्यान रखिए, बाइंडिंग एनर्जी इज अ नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर एच एटम अगर हम बात करेंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी स्टेट की बात करें, तो अगर इसका मतलब है कि n इजिकल टू 1 से उसको कहाँ भेजना है? इन्फिनिटी तक भेजना है। तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो वो हमारे पास हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली बाइंडिंग एनर्जी फॉर सेकेंड एनर्जी स्टेट मतलब n इजिकल टू कितना? 2। तो हमारे पास वो कितनी होगी थी? 3.4 होगी थी। तो नेगेटिव को हमने क्या कर देना है? पॉजिटिव कर देना है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हमारे पास आगे डिवाइड करते जाएंगे, तो फिर 9 से डिवाइड होगा, फिर 16 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से कितनी क्या उसकी एनर्जी स्टेट, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको वहाँ पर इन्फिनिटी तक भेजने के लिए। तो बाइंडिंग एनर्जी सिंपली नेगेटिव ऑफ दैट टोटल एनर्जी। तो नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी हमने केमिस्ट्री में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एटॉमिक स्ट्रक्चर वहाँ का वहाँ, वो का वो रिपीट हो रहा है, वो के वो कोर्स मॉडल थे, वो की वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो हमारे लिए ईजी पड़ेगा, हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट से अगर उसको इलेक्ट्रॉन को निकालना है, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए हाइड्रोजन का Z भी 1 होता है, और n इजकल टू 1 रखना है हमेशा। n इजकल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन स्क्वायर सॉरी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एन की तो वैल्यू 1 रखनी है। तो हमारे पास वैसे ही सिमिलरली आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन। हीलियम प्लस मतलब ये भी एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो हम 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करेंगे, तो वहाँ से निकालने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? तो इस फॉर्मूले में हम रखेंगे 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है, एन की वैल्यू 1 ही रखनी है। तो जेड स्क्वायर, हीलियम के लिए जेड की वैल्यू 4 है, सॉरी 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 इंटू 13.6 कितना? 55.4। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी के लिए भी। तो इस फॉर्मूले से द एनर्जेशन एनर्जी ऑफ एच लाइक एटम, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है ग्राउंड स्टेट से, मतलब एन की वैल्यू 1 रखनी है। तो जो फॉर्मूला था हमारे पास -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एन की वैल्यू 1 रखनी है, फिर जेड स्क्वायर। तो एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो माइनस हटा देना, क्योंकि ये एनर्जी हमें देनी है, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको देने के लिए। तो हम देंगे, तो इसका मतलब पॉजिटिव एनर्जी उसको हम देंगे। तो इतनी कितनी, तो ये हम, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको नोट करेंगे हम।
उसके बाद आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सीलरेटेड टू अक्वायर द आयनाइजेशन एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने कितना एनर्जी दिया कि वो ग्राउंड स्टेट से चला जाए, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और कितने पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू उसको एक्सेलरेट किया ताकि वो चला जाए, तो इसका मतलब जो एनर्जी है Q इंटू वी वो किसके बराबर होनी चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। तो ये जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिवाइड बाय Q। Q क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम डिवाइड करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी डिवाइड बाय E। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इजिकल टू आयनाइजेशन एनर्जी डिवाइड बाय E से हम डिवाइड कर देंगे उसके चार्ज से, तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना होगा? आयनाइजेशन एनर्जी डिवाइड बाय E। तो ये नोट करेंगे। फॉर हाइड्रोजन एटम अगर हम बात करें तो हमारे पास E से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा तो वोल्ट में आ जाएगा हमारे पास। तो इसको नोट करेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास होता है 13.6 Z² डिवाइड बाय E। और ये किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया तो हमारे पास 13.6 Z² ये वोल्ट में आएगा हमारे पास। ये E से E कट गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का E हमारे पास कट गया, तो हमारे पास कितना 13.6 Z² वोल्ट आ जाएगा। तो 13.6 Z² वोल्ट में क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल। और 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमारे पास सिंपल सी ये ध्यान रखना है। तो फॉर हाइड्रोजन एटम, H एटम आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा? 13.6 वोल्ट होगा। फॉर हीलियम He प्लस एटम, तो इलेक्ट्रॉन के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, क्या कहते हैं पोटेंशियल? हमारे पास 54.4 आएगा वोल्ट, इतना वोल्ट रिक्वायर्ड होगा। एज सिंपल एज दिस। तो नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट है एक्साइटेशन एनर्जी। क्या होती है एक्साइटेशन एनर्जी? नाम से पता चल रहा है कि किसी एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में ले जाने को उसको इसका एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी विच मस्ट बी प्रोवाइडेड टू एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम सो दैट इट मे गो टू अ हायर एनर्जी लेवल, जस्ट हायर चला जाए उतना, इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट। तो उस एट पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट, उस पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी क्या कहते हैं उसका? एक्साइटेशन एनर्जी। वो जैसे मतलब हाइड्रोजन की बात करें फॉर एग्जांपल, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो मतलब किसका एक्साइटेड है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब कहाँ से लेके जाना है? सेकेंड एनर्जी लेवल पे लेके जाना है। कहाँ से? ग्राउंड स्टेट से। तो ग्राउंड स्टेट से मतलब फर्स्ट एनर्जी स्टेट से सेकेंड एनर्जी स्टेट पे लेके जाना होगा, तो उसको हम बोलेंगे, तो उस जो एक्साइटेड स्टेट था उसका कौन सा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मतलब ग्राउंड स्टेट से, ये ग्राउंड स्टेट है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल। और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको हम बोलते हैं सेकेंड एनर्जी लेवल। तो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर लेके जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो वो उसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन का यहाँ तो E2 डेल्टा E1 से नोट करेंगे। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी कितनी होगी? ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके जाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो E2 माइनस E1 कितना था? दैट माइनस 13.6 था, और ये माइनस 3.4 था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारे पास कितना होगा? E2 माइनस 3.4 माइनस 13.6, ये सारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10.42 आ जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके जाने के लिए? 10.2। सिंपल सा क्या है? डिफरेंस देखना है। तो सिमिलरली
तो ये नोट करेंगे। तो ये किसके लिए डिफाइंड है? ये डिफाइंड है ग्राउंड स्टेट से कहाँ लेके जाना, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लेके जाएंगे तो उसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। वैसे ग्राउंड एनर्जी ग्राउंड लेवल से कहाँ तक लेके जाएंगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे तो उसको बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो हमारे पास अब ये हमने ग्राउंड स्टेट से कहाँ लेके गए, ये नोट करने के बाद सेकंड एक्साइटेड स्टेट में लेके गए, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में लेके गए तो जो एनर्जी होगी एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ एच एटम की बात कर रहा हूँ, बाकी के लिए क्या हो जाएगा वो एन स्क्वायर बाई सॉरी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हीलियम है तो जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा, सारी चीज़ें 4 टाइम्स हो जाएगी। तो एच एटम के लिए कितनी होगी, तो हमारे पास उसको बोलेंगे डेल्टा E2, वो हो गए एच E3 माइनस कहाँ से ग्राउंड स्टेट से लेके जाना है तो कितना होता है माइनस 1.51 माइनस कितना हो गया माइनस 13.6। तो ये हमारे पास ये इसकी एनर्जी कितनी है, E3 कितनी है माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास सिंपल सा डिफरेंस करना है, जो भी आएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर मैं लिख लेता हूँ, आंसर आ जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो भी आएगा। सिमिलरली हम थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए भी निकाल सकते हैं, थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए मतलब तो ये E1 E2 E3 और E4 में से घटाएंगे हमारे पास तो आ जाएगा। तो नोट करेंगे इसको, एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या है, जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा था, वैसे एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल का रिलेशन है, वही रिलेशन है। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी डिवाइड बाय ई से हमें डिवाइड कर देना है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड टू एक्वायर एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट। मतलब हमें एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एनर्जी स्टेट एक्साइटेड स्टेट अगर हमें निकालना है तो E2 माइनस E1 किया था, उसको सिंपल स्मॉल ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या मिलेगा एक्साइटेशन पोटेंशियल मिल जाएगा। सिमिलरली अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट का निकालना है तो E3 माइनस E1 हमने किया था, E3 माइनस E1 को हमें सिंपल स्मॉल ई से डिवाइड करना है तो उसका उस एक्साइटेशन स्टेट सेकंड एक्साइटेशन स्टेट का एक्साइटेशन पोटेंशियल मिल जाएगा। सिंपल सा डेफिनेशन है, नोट करेंगे इसको, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड डिपेंडेंसी ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ ऑर्बिट ऑन। किस पे डिपेंडेंसी, किन की डिपेंडेंसी, इन फिजिकल क्वांटिटी जो दे रखी है उसकी डिपेंडेंसी किस पे देखनी है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसमें
क्वांटम नंबर n, मतलब nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है एनर्जी लेवल में, एंड ऑन द एटॉमिक नंबर z, उस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक नंबर पे, और प्लस किस पे, उनके क्वांटम नंबर पे किसकी डिपेंडेंसी, तो पहला डिपेंडेंसी किसकी, इक्विवेलेंट करंट इन द nth ऑर्बिट। तो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है nth ऑर्बिट में, तो इक्विवेलेंट जो करंट होगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो चार्ज की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, उसकी किस पे, एन और जेड पे क्या रिलेशन है, प्लस उसके बाद टाइम पीरियड इन nth ऑर्बिट, तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका जो टाइम पीरियड होगा उसकी एन और जेड पे क्या डिपेंडेंसी है, फिर एंगुलर स्पीड ओमेगा, ओमेगा इन द nth ऑर्बिट, टाइम पीरियड आ गया तो ओमेगा आ जाएगा nth ऑर्बिट, फिर मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन किसमें, nth ऑर्बिट में, तो मैग्नेटिक फील्ड है जो सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है किसके, सेंटर पे, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डिपेंडेंसी देखनी है एन और जेड पे क्या है। उसके बाद में मैग्नेटिक मोमेंट, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है ड्यू टू द इक्विवेलेंट करंट, उसमें इक्विवेलेंट करंट की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है उसकी डिपेंडेंसी देखनी है एन और जेड पे। तो थर्ड ये डी और ई पार्ट अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पढ़ चुके हैं या मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम इन क्वेश्चंस को थर्ड और डी और ई को हम कर सकते हैं, बाकी को हम एज इट इज कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं पहले बता दूंगा आपको क्या होता है, तो इसको नोट करेंगे क्वेश्चन को। इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला पार्ट है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में घूम रहा है, तो हमें पता है इसकी वजह से करंट जनरेट होगा, करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय कितना, चार्ज पर यूनिट टाइम को हम बोलते हैं करंट, ये हमने 9th-10th क्लास में पढ़ा है। और करंट अगर हमने पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे पास चार्ज डिवाइड बाई टाइम, तो ये चार्ज ई है और इसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, टी, कैपिटल टी, टाइम पीरियड के बराबर लगता है, तो ई बाई टी, तो करंट इज इक्वल टू स्मॉल ई बाई टी। टी को हम लिख सकते हैं 2 पाई आर बाई वी, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाई स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, 2 पाई आर बाई वी, तो हमारे पास कितना हो गया, ई वी डिवाइड बाई 2 पाई आर। हमारे पास v की डिपेंडेंसी है और r की डिपेंडेंसी किस पे, n और z पे, तो e बाई 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, v बाई r के, तो v किसके प्रोपोर्शनल है, v होता है z बाई n के, और r किसके प्रोपोर्शनल होता है, n स्क्वायर बाई z के, n स्क्वायर बाई z के, तो हमारे पास कितना हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाई, हमारे पास कितना हो गया, ये n क्यूब। तो ये करंट की डिपेंडेंसी आ गई, तो इसी तरह से हम बाकी चीजें भी निकालेंगे, तो नोट करेंगे इसको। इसके बाद बी पार्ट करते हैं। ये नोट करने के बाद बी पार्ट है, बी पार्ट में टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं 2 पाई आर बाई वी, टाइम पीरियड 2 पाई आर बाई वी, ये किसके प्रोपोर्शनल है, आर बाई वी, आर किसके प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर बाई जेड, और ये है जेड बाई एन, तो इसका उल्टा हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, इसका उल्टा जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब का उल्टा, क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड इसके नीचे ये उसका रेसिप्रोकल है, तो ये नोट करेंगे। ये बी पार्ट हो गया। इसके बाद सी पार्ट, सी पार्ट में पूछा है एंगुलर स्पीड, सी पार्ट भी सिमिलरली हो जाएगा, ओमेगा 2 पाई बाई टी, तो सिमिलरली 2 पाई बाई टी, तो किसके प्रोपोर्शनल है, अच्छा टी को हम लिख सकते हैं, टी किसके प्रोपोर्शनल था, एन स्क्वायर बाई
ये किसके, इसकी प्रोपोर्शनलिटी किसके थी, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब के। तो ये वैसे ही घूम रहा है जैसे ये घूम रहा था। ओके, इसके बाद डी पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड। डी पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है, ये चार्ज क्यू अगर घूम रहा है, इसकी वजह से करंट आई है जनरेट हो रहा है। ये अगर मैंने कहा अगर आई करंट है, एक वायर है जिसमें करंट कितना जा रहा है, आई करंट जा रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। तो इससे आई करंट की वजह से, ये वायर है, लेट से ये वायर है और इसकी वजह से करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ सेंटर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 2r होगा। आर क्या है, इसकी रेडियस, स्मॉल आर लेट से रेडियस है, तो nth ऑर्बिट में घूम रहा है, तो म्यू नॉट आई बाई 2r। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, आई बाई आर के प्रोपोर्शनल है। म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, 2 कॉन्स्टेंट है। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बता दिया, सेंटर पे कितना होगा, एक सर्कुलर आर्क है, इसके अगर करंट आई जा रहा है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r। ये आई और आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई और आर के, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास आई को हम हमने आई लिख चुके थे क्यू बाई टी। आई की प्रोपोर्शनलिटी हमने देखी थी करंट की, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब थी, ये पार्ट में लिखा था, बाई आर कितना है, एन स्क्वायर बाई जेड। तो ये प्रोपोर्शनलिटी, ये ए पार्ट का आंसर आई, और आर कितना होता है, एन स्क्वायर बाई जेड के प्रोपोर्शनलिटी है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं जेड क्यूब, तो प्रोपोर्शनलिटी देख सकते हैं जेड क्यूब डिवाइडेड बाय एन की पावर 5। एन की पावर 5 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जेड क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये नोट करके इसके बाद ई पार्ट है, तो ये बी पार्ट अगर नोट कर लिया हो, ई पार्ट हम करते हैं लास्ट पार्ट इसका, मैग्नेटिक मोमेंट। वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक मोमेंट जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं तब मैग्नेटिक मोमेंट की बात करती है, और मैग्नेटिक मोमेंट होता है आई इंटू ए। अगर सिंपल सी बात करो, करंट स्केलर है, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, एरिया वेक्टर, तो एम इज इक्वल टू आई इंटू ए। तो आई इंटू ए, अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूँ, तो आई हमने प्रोपोर्शनलिटी पढ़ा है, आई इंटू एरिया कितना है, ये सर्कल में घूम रहा है, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई इंटू आर स्क्वायर। तो आई की प्रोपोर्शनलिटी हमने देखी है, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब था, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, तो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब इंटू आर। आर क्या है, एन स्क्वायर बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे। तो हम एन और जेड पे डिपेंडेंसी देख रहे हैं सबकी। सिंपल सा आई इंटू ए, आई इंटू पाई आर स्क्वायर, आई इंटू, तो इसी प्रोपोर्शनलिटी किसके, आई इंटू आर स्क्वायर। आई किसकी प्रोपोर्शनलिटी, आई का ए पार्ट था, ए पार्ट में जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था, और आर कितना एन स्क्वायर बाई जेड, लेकिन उसका क्या है, स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से क्या आएगा, ये जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब इंटू एन की पावर 4 बाई जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी हट जाएगी और एन की पावर 1 बच जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंपल एन, एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो ओमेगा वाला ये भी अगर हमने कर लिया तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख लेते हैं, ये केवल एन बचा, ये जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आ गया। ये हमारा आंसर, ये सारे आंसर हम इस तरह से कर सकते हैं भाई। हमें फॉर्मूला आना चाहिए, सिंपल सी बात, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला हमें आने चाहिए, तो नोट करेंगे इसको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which level of the doubly ionized lithium has
सेम एनर्जी एज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो लिथियम डबली आयनाइज्ड है, मतलब Li प्लस Li 2 प्लस, तो मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, वन इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करेंगे हम हमेशा। और हाइड्रोजन की जो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है वो लिथियम के कौन से स्टेट में एनर्जी हुई, कौन से एनर्जी लेवल में वो एनर्जी होगी, वो हमें बताना है। तो और उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में हमें फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑर्बिट्स, लिथियम हाइड्रोजन के रेशियो, रेडियस की रेडियस का रेशियो लेना है हमें। तो पहला है कि भाई लेट्स से कि भाई वो nth एनर्जी लेवल में लिथियम में, लेट्स से lithium plus 2 is in nth energy state, is in, जो उसका इलेक्ट्रॉन है is in nth energy state। और हाइड्रोजन का ग्राउंड में है, तो हाइड्रोजन का ग्राउंड लेवल में है, तो हमारे पास एनर्जी कितनी होगी, माइनस 13.6 एन जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो हमारे पास जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो हाइड्रोजन के लिए और उसका माइनस 13.6, और ये हाइड्रोजन का एन जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये दोनों का बराबर कर दिए। ये लिथियम के लिए, ये हाइड्रोजन के लिए। लिथियम के लिए इसने बोला है तो ये 13.6 से 13.6 कट गया, हमारे पास माइनस से माइनस कट गया, तो हमारे पास जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का लेट से हाइड्रोजन ये 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय, और हाइड्रोजन का कौन सा स्टेट में बोला, ग्राउंड स्टेट में, और इसका लिथियम का जेड कितना होता है 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम डिवाइड बाय एन स्क्वायर, तो उसका एन आ जाएगा हमारे पास, एन की उसका एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो थर्ड एनर्जी लेवल में 1 2 एंड 3, थर्ड एनर्जी लेवल, या फिर इसको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में बोल सकते हैं। मैं लिथियम का जो एनर्जी होगा वो उतना का उतना होगा जितना हाइड्रोजन का होगा। तो ये पहले पार्ट का हमारा आंसर आ गया। इसके बाद पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑर्बिट्स। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ लिथियम, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z होता है। तो ये n स्क्वायर बाई z इसका हाइड्रोजन का डिवाइड बाय n स्क्वायर बाई z किसका, लिथियम का। तो हमारे पास n स्क्वायर बाई z, n हाइड्रोजन का 1 रखना है, यहाँ पर भी 1 रखना है, और यहाँ पर 3 रखना है, और यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर, ये 3 आ जाएगा। तो रेशियो आ जाएगा हमारे पास। तो मैं ले लेता हूँ रेशियो कितना आएगा, क्वेश्चन नोट करेंगे, आंसर नोट करेंगे। ये हाइड्रोजन के लिए है, तो हमारे पास 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 और होल इज डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 3। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये 1 हो गया टोटल, और ये तो 1:3 आ जाएगा, 1:3 आंसर। रेशियो आ जाएगा उनका 1:3, 0.529 कट जाएगा। तो एज सिंपल एज इस तरह से करेंगे। वहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन nth and n+1th ऑर्बिट बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम है, उसकी जो nth और n+1th ऑर्बिट का जो रेडियस का जो डिफरेंस है वो है इज इक्वल टू इट्स n-1th बोर्स रेडियस। n-1th जो ऑर्बिट है उसकी बोर्स रेडियस के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नोट करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। हमें बोला है कि n+1th रेडियस n+1th रेडियस, ऑब्वियसली जो n+1th रेडियस ज़्यादा होगी किससे, nth रेडियस से। nth ऑर्बिट की रेडियस और n+1 की रेडियस का जो डिफरेंस है, ऑब्वियसली n+1th की रेडियस ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू nth ऑर्बिट। वो किसके बराबर है, n-1th ऑर्बिट के बराबर है।
ओके, तो ये होती है माइनस जीरो, ये सॉरी प्लस 0.529 एंगस्ट्रम में होती है। ऑब्वियसली एंगस्ट्रम, सारी चीज़ें एंगस्ट्रम में है। एन स्क्वायर बाई जेड, तो ये एन किसका, इसका एन कितना है, एन प्लस वन स्क्वायर बाई जेड। जेड हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन के लिए 1 ले लेंगे, डिवाइड बाई nth ऑर्बिट की, तो ये 0.529 nth ऑर्बिट की रेडियस एन स्क्वायर बाई जेड इज इक्वल टू n माइनस वन ऑर्बिट की रेडियस 0.529 n माइनस वन का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। जेड सबके लिए 1 है, हाइड्रोजन है तो 1 ले लेंगे, ये कट जाएगा हमारे पास, और ये 0.529 कट जाएगा, एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम सब जगह कट जाएगा, तो हमारे पास n प्लस वन का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बनी है, क्वाड्रेटिक बनेगी, हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, तो इसको नोट करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नोट हो गया होगा हमारे पास। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। n प्लस वन का स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस वन का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, हमारे पास 2n प्लस 1 बच गया, और इधर बच गया हमारे पास एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। तो हमारे पास 1 से 1 कट गया, 1 से 1 हमने इधर ही काट दिया, तो हमारे पास जो बचा है, इधर बचा 2n और इधर बन गया एन स्क्वायर माइनस 2n बच गया, तो एन स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल टू 0, एन कॉमन लिया, n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से दो वैल्यू आ रही, n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 0 तो पॉसिबल होता नहीं है, तो n इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 4 हो जाएगी। तो हमारे पास फिफ्थ ऑर्बिट 4 प्लस 1 फिफ्थ ऑर्बिट और की रेडियस और फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस का जो डिफरेंस है वो थर्ड ऑर्बिट के रेडियस के बराबर है, ये आ जाएगा, नोट करेंगे इसको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, मतलब चक्कर लगाता है, स्टेशनरी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज, चार्ज कितना न्यूक्लियस में, Ze, वेयर Z इज अ कांस्टेंट एंड E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, उसका मॉड्यूलस है, तो Z क्या है, उसका एटॉमिक नंबर हो गया। इट रिक्वायर्स 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड कोर ऑर्बिट टू थर्ड कोर ऑर्बिट। सेकंड से थर्ड लेके जाने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है उसका, 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमें फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Z, Z की वैल्यू, एटॉमिक नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू, सेकंड है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड से फोर्थ तक लेके जाने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद में सी पार्ट है द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू इन्फिनिटी, फर्स्ट से इन्फिनिटी तक लेके जाने के लिए जो रेडिएशन जो हम देंगे मतलब फोटोन देंगे, तो वो जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ हमें बतानी कितनी वेवलेंथ रिक्वायर्ड होगी। एंड चौथा है द रेडियस, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम इन फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में हमें बताना है रेडियस कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम हमें बताना है, तो ये नोट करेंगे। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, तो इसने बोला है क्वेश्चन में जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी 47 पॉइंट कितना बोला था, 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला था, वो कहाँ से कहाँ तक लेके जाने के लिए एनर्जी थी, अपने सेकंड से थर्ड तक लेके जाने के लिए एनर्जी थी। तो E3 में से सेकंड से थर्ड तक लेके जाना, सॉरी
E3 माइनस E2 का जो डिफरेंस था वो हमारे पास देगा 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E3 हमारे पास हो गया माइनस 13.6। हमें Z पता निकालना है, तो एन स्क्वायर बाई सॉरी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है, तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एन कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं, प्लस हो गया 13.6 कॉमन ले लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो हर बार ये हम शॉर्ट कर लेंगे, जो भी लेंगे इसका डिफरेंस कर देंगे, मॉड्यूलस ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है, ये हमारे पास ए पार्ट का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। जेड की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से जेड स्क्वायर 1/4 माइनस 1/9 और ये 47.2 डिवाइड बाई 13.6, तो मैं डिवाइड करता हूँ कितना आ रहा है। डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा मैं आंसर आपको बता देता हूँ। यहाँ से z की वैल्यू 5 आ जाएगी, जो भी हम कैलकुलेट करेंगे z की वैल्यू, तो डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ 5 आंसर आ जाएगा, पुट कर देंगे, कैलकुलेटिव पार्ट है। इसके बाद बी पार्ट करते हैं, तो ये नोट करेंगे। बी पार्ट पूछा था इसने कि थर्ड से फोर्थ तक लेके जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट, तो वो एनर्जी कितनी होगी। तो हमारे पास E4 माइनस E3 हम निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, इस तरह से आएगा। ज़्यादा माइनस कम करना है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा माइनस कम करेंगे, वापस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वापस इस तरह से अरेंज करेंगे तो इस तरह से ही आएगा। 13.6 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ये हमारे पास 5 आ गया था, 5 का स्क्वायर, ये 1/9 माइनस 1/16। ये जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, वो मैं आंसर लिख लेता हूँ। ये डेल्टा ई की वैल्यू, बी पार्ट की जो डेल्टा ई था, जितना एनर्जी रिक्वायर्ड था थर्ड से फोर्थ तक लेके जाने के लिए, इसका मैं आंसर लिख लेता हूँ। इसका आंसर आएगा 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा अप्रोक्सीमेटली। सॉरी, ये अपने पास आंसर है 16.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 16.5 इलेक्ट्रॉन, जो भी कैलकुलेट करने के बाद आएगा। ये सारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। बी पार्ट हो गया, इसकी बी पार्ट नोट करेंगे। बी के बाद सी पार्ट करते हैं हमारे पास, ये बी पार्ट में मिटा रहा हूँ। सी पार्ट पूछ रहा है कि जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, मतलब जो फोटोन देंगे उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, उसको ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट तक लेके जाना है, ग्राउंड स्टेट से लेके जाना है। तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, आयनाइजेशन ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट तक लेके जाना, तो उसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एन कितना रखना है 1 से हमें लेके जाना है इनफाइनाइट तक, तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी प्लस की, और एन की वैल्यू को रख देंगे 1, तो हमारे पास कितनी 13.6 जेड स्क्वायर, इतनी आयनाइजेशन एनर्जी होगी, उसको ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट तक लेके जाना। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि भाई इनफाइनाइट तक लेके जाना तो एन इन्फिनिटी रख देना है और एन इजिकल टू 1 रख देना है, तो उन दोनों का डिफरेंस, एन इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 आएगा, डिफरेंस इतना ही आएगा हमारे पास। हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी इतनी आ गई 13 ये हमारे पास कितना आ गया 13.6 × 5 का स्क्वायर, ये हमारे पास 340 इलेक्ट्रॉन
वोल्ट आ गई। ये हमारे पास जो आ रहा था आंसर 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर था। इसके बाद ये आयनाइजेशन एनर्जी आ गई। इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको लेके जाने के लिए, इसको कितने के बराबर कर देंगे, h न्यू के बराबर कर देंगे। तो ये हमारे पास 340 और हमें पूछा एच बाई लैम्बडा, ये फोटोन की एनर्जी के बराबर उसका ये जो लैम्बडा हमारे पास आ जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई 340। ये 340 किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर ये इसको हमें अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं तो एच सी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है, और ये लैम्बडा की वैल्यू अगर एंगस्ट्रम में ले, तो अगर मैं एनर्जी आपको एक चीज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने शायद बताया था या फिर अगर भूल गया हूँ, अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे और इसको नीचे वाले को एंगस्ट्रम में लेंगे, अगर ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये लैम्बडा इसमें एंगस्ट्रम में है, तो एच सी की वैल्यू जो आती है 12400 आ जाती है कैलकुलेट करने के बाद। तो हम ये भी याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास अगर ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले और लैम्बडा की वैल्यू एंगस्ट्रम में ले, तो ये एच सी की वैल्यू जो आई 12400 आ जाएगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे 12400। तो यहाँ से हमारे पास एच सी की वैल्यू, ये एंगस्ट्रम में अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ही, ये 12400 डिवाइड बाई 340। तो ये जो वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी, एंगस्ट्रम में आएगी। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे और ये डिवाइड करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 36.5 ये वैल्यू आ रही है 36.5 एंगस्ट्रम, ये जो भी है। और ये नोट कर लेंगे, कैलकुलेशन के लिए बहुत इजी पड़ जाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा हो और लैम्बडा अगर हमें निकालना तो वो इसमें निकल जाएगा ऑटोमेटिकली, एंगस्ट्रम में निकल जाएगा। या फिर लैम्बडा एंगस्ट्रम में दे रखा हो, ये फॉर्मूला यूज़ करके हम एनर्जी निकाल सकेंगे। एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। तो ये नोट करेंगे हम। इसके बाद बी पार्ट हम करते हैं। तो इसी तरह से सिंपल क्वेश्चंस, वो सिंपल क्वेश्चंस ही होते हैं। ये सी पार्ट का इसके बाद डी पार्ट है। डी पार्ट में पूछा है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी थी, जिसको ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक लेके जाने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है एनर्जी, उसको हम बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ये आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर है इसके ग्राउंड स्टेट से लेके जाने के लिए। और ये कितनी है, 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो टोटल एनर्जी कितनी होगी, -340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों का डबल होगा और नेगेटिव में होगा, 340 का डबल 780 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी अगर जो भी है बोला है। सॉरी, ये कितना है, 34 का डबल 68 इलेक्ट्रॉन, ये 680 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद पूछा था एंगुलर मोमेंटम और रेडियस के बारे में। तो एंगुलर मोमेंटम और रेडियस हम निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम होगा mvr इक्वल टू NH/2π। और जिसमें फर्स्ट ऑर्बिट में पूछा है वो होता है mvr हमें नहीं पता, तो NH/2π। और फर्स्ट ऑर्बिट में पूछा है तो n की वैल्यू हम रख देंगे 1 और h/2π की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद रेडियस पूछा फर्स्ट ऑर्बिट में 0.529 n²/z। और ये किसमें, एंगस्ट्रम में है। हमारे पास n की वैल्यू 1 रखनी है, 0.529 n²/z, n की वैल्यू 1। और z कितना है हमारे पास, z की वैल्यू है, z की वैल्यू 5 आएगी हमारे पास। और ये एंगस्ट्रम में आएगा 0.529/5 इतना एंगस्ट्रम। ये कैलकुलेट करने के बाद
लिख लेते हैं हम आंसर 0.106 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, ये बहुत इजी होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं और आगे हम अगले लेक्चर में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पिफोन जो सीरीज़ थी उसके बारे में पढ़ेंगे। सेम एग्जैक्टली वही चीज़ है जो हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, तो इसको नोट करेंगे।